अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी खौफनाक आसेब एपिसोड नंबर 2। ये लड़का तुम्हारा जानशीन है। मैंने इस लड़के को बता दिया है कि मुस्तकबिल में इसे क्या करना है और मुझे यकीन है कि ये लड़का वाकई मेरा बच्चा साबित होगा। ये मेरा इंतकाम तुमसे और तुम्हारी औलाद से लेगा और मेरी रूह इसकी मदद करेगी। औरत का तेज लहजा और बिगड़ते तेवर देखकर चचा सहम गए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक नाजायज बच्चा उनका जानशीन नहीं हो सकता। फिर जब वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कि बच्चे के दोनों हाथों की तीसरी उंगलियां गैर मामूली तौर पर बड़ी थीं। चचा सांस लेने के लिए रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। चचा की बात सुनकर मैंने कहा, तीसरी उंगलियां बड़ी थीं तो इससे क्या होता है और उस लड़के का क्या बना? चचा ने बताया कि महल के एक मुलाजम की बीवी ने उस औरत की मौत के बाद उस लड़के को अपने पास रख लिया। 10 साल उसके साथ रहा और फिर कहीं फरार हो गया। हल्के से तवक्कुफ के बाद वो फिर बोले, जहां तक दोनों हाथों की तीसरी उंगलियां बड़ी होने का ताल्लुक है, तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि ऐसे अफराद वंपायरों की सी खसलत रखते हैं। वो बज़ाहिर तो इंसान होते हैं, लेकिन अमूमन रात के वक़्त वो वंपायर बन जाते हैं और इंसान या जानवर जो भी सामने आ जाए उन्हें मारकर उनका खून पीते हैं। शह रग का गरम गरम खून। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मेरे दिल पर भी खौफ तारी हो गया। मुझे चचा से पहली बार उस औरत की बद्दुआ का इल्म हुआ था और पहली बार इस बात की खुशी हुई थी कि मैं उनका जानशीन ना था। मेरे अगले 2 दिन खासे बेचैनी में गुजरे। बाद औकात तो रात के वक़्त मुझे ऐसे लगता कि कोई मेरे कमरे की खिड़की से झांक रहा है। सुबह नाश्ते में चचा से मुलाकात हुई तो उन्होंने शिकार का प्रोग्राम बना लिया। नाश्ते से फरागत पाकर मैं और चचा चंद मुलाजमों के हमरा जंगल में घुस गए। शाम ढलने के साथ ही हम चंद हरनों के साथ वापस महल की तरफ लौट पड़े। मैं और चचा सबसे आगे थे, जबकि बाकी मुलाजमीन पीछे। अभी हम महल से 200-300 गज के फासले पर थे कि यकायक घोड़े हनहना कर रुक गए। उनकी हनहनाहट से खौफ अय्यां था, जैसे किसी गैर मरी शय को देखकर डर गए हों। वो महल की दाएं तरफ उन पेड़ों को देख रहे थे और बेचैनी से अपने पांव जमीन पर मार रहे थे जिनके पीछे महल वाली सड़क थी। घोड़ों की हिनहनाहट के साथ ही दरख्तों के उस पार से एक बेहानक गुर्राहट सुनाई दी और फिर परों की फड़फड़ाहट। आवाज का अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई रोते रोते हंस पड़ा हो। गुर्राहट सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिजा में खामोशी तारी हो गई, गहरी पागल कर देने वाली खामोशी जो इंसान के आसाब को शिकस्ता कर डाले। उस खामोशी में मुझे अपना दिल धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यकायक चचा ने घोड़े से छलांग लगाई और दरख्तों की तरफ लपके। मैं उनके पीछे पीछे और मेरे पीछे दूसरे तमाम मुलाजमीन। दरख्तों के उस पार मैदान में कपड़ों का एक ढेर सा पड़ा हुआ था। हम उसके करीब पहुंचे तो पता चला ये वही बेल्जियन लड़की थी जिसे चचा ने अपना मुतंबी बना लिया था। उसकी आंखें खौफ से बाहर की जानब उबल रही थीं और नरखरे का गोश्त बुरी तरह चबा लिया गया था। उसके चेहरे के खदोखाल मसक होकर रह गए थे। वो मर चुकी थी। चचा धाड़े मारते हुए उस पर गिर गए। डायरी की इबारत यहाँ पहुंचकर ख़त्म हो गई थी
वंडफोर्ड ने एक ठंडा सांस लिया और डायरी के बाकी मांदा अवराक उलटने लगा। सारे सफ़े बाकी सादा थे, सिर्फ आखिरी सफ़े पर 2-3 सतरें लिखी हुई थी। लिखा था, उस बेल्जियन लड़की की मौत के बाद अब मैं लॉर्ड फ्लेयर की जायदाद का मालिक हूँ। वंडफोर्ड ने मैनेखेज अंदाज में सर हिलाया और फिर उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। वो मामले की तह तक पहुंच गया था। लॉर्ड जेम्स के बेटे वार्सक के कमरे में उसी मेज पर अमलियात का सारा सामान मौजूद था। वंडफोर्ड ने गहरी नज़र से उनका जायज़ा लिया और मेज़ की तरफ बढ़ा। वार्सक की हालत इस दौरान में मज़ीद ख़राब हो चुकी थी। उसका जिस्म तशंजी अंदाज में मुड़ गया। वो बार बार तकिए पर अपना सर मार रहा था और गर्दन इस तरह इधर उधर घुमा रहा था जैसे किसी नादीदा हाथ की गिरफ्त में आने से बचने की कोशिश कर रहा हो। वंडफोर्ड मावराई अलूम का माहिर था। उसने उमर अजीज़ का एक तवील अरसा उस इल्म के रमूज़ सरबस्ता खोलने में गुजारा था। वो जल्द ही आलम अरवा से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गया। अब वो सब कुछ देख रहा था जो एक आम इंसान की आंख नहीं देख सकती। वारसक के बिस्तर पर फिजा में एक स्याह हयोला चक्कर काट रहा था, एक इंसानी खून चूसने वाली बदरूह जो अपनी बका के लिए वारसक के बाकी मांदा सांसों का सहारा लेना चाहती थी। उसका मदहम हयोला बेजान लोथड़े की तरह हवा में थरक रहा था और बार बार वारसक की तरफ लपक रहा था। प्रोफेसर वंडफोर्ड ज़ारे लब बड़बड़ाया और बदरूह के खात्मे के अमल में मसरूफ़ हो गया। उसे अपना अमल शुरू किए चंद मिनट भी ना गुजरे थे कि उसी वक़्त अचानक एक तेज़ आहट हुई जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाया हो। वंडफोर्ड ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। जर्द चांदनी में कौवे की बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में से आग सी निकल रही थी। उसके पंजे किसी खंजर की तरह नोकीले थे। कौवे ने वंडफोर्ड को अपनी जानब घूरते देखा तो गुस्सीले अंदाज में चिल्लाया और अपने पंजे शीशे में गाड़ दिए। उसकी मनहूस और मकरूह आवाज़ वंडफोर्ड के कानों में गरम सलाखें बनकर उतर गई। उससे पहले कि वो संभलता, यकायक एक ज़ोरदार छनाका हुआ। खिड़की का शीशा टूट गया। वंडफोर्ड सहम कर पीछे हट गया, लेकिन उसके होंठ अब भी मुसलसल हरकत में थे। उसने अमल पढ़ना बंद नहीं किया था। बेहानक परिंदा अपने वजनी और भद्दे परों को फड़फड़ाता हुआ कमरे में आ गया और करीह आवाज़ में चीखता हुआ इस तरह उस पर हमला आवर हुआ जैसे उसकी गर्दन उधेड़ना चाहता हो, लेकिन वो कोशिश के बावजूद उसके करीब ना आ सका। जो अमल वो पढ़ रहा था उसने उसके गिर्द दीवार सी बना दी थी जो नादीदा थी। पहाड़ी कौवा बार बार उस पर झपटता, लेकिन उस नादीदा दीवार से टकरा कर पीछे हट जाता। उस पर झंझलाहट सवारी होगी। स्याह पहाड़ी कौवे ने एक मर्तबा फिर उस पर झपटने के लिए पर तोले, लेकिन फिर उसके सर पर एक चक्कर काट कर भद्दी आवाज़ में चीखता हुआ टूटी खिड़की से बाहर चला गया। कमरे में यक लगते ही खामोशी छा गई थी। वंडफोर्ड फिर से अमल में मसरूफ़ हो गया। वारसक के बिस्तर पर फिजा में चक्कर खाती बदरूह ने अपनी जगह बदल ली। वो वारसक की बजाय अब उसके सर पर मंडला रही थी। वंडफोर्ड के लबों की हरकत में तेजी आ गई। अब उसकी और वारसक की जान इसी सूरत में बच सकती थी कि अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन जल्दबाजी में खुद को भी नुकसान पहुंचने का एहतमाल था। ये ऐन मुमकिन था
کہ وہ خود بھی اس حالت کو پہنچ جاتا جس سے وارثک دو چار تھا۔ اس خطرے سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ عمل نہایت احتیاط سے اور بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی چمکیلے ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیمیائی عمل کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے کام میں جت گیا۔ اس نے پہلی بوتل کھولی اور اس کا محلول پیالے میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ جو ہی محلول کا آخری قطرہ پیالے میں پہنچا، کمرہ یکا یک ہی خوفناک قہقہوں سے بھر گیا۔ چند ثانیے تک کمرے میں دہشت ناک قہقہے گونجتے رہے، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ محلول پک رہا تھا اور اس کی بو پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ذرا دیر کے بعد ہی کمرہ بھاپ سے بھر گیا۔ قہقہے ایک بار پھر گونج اٹھے اور بدروح کا سایہ ونڈ فورڈ کے سر پر منڈلانے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا لمس اسے اپنے گرد اور منہ کے قریب محسوس ہونے لگا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 5 سیکنڈ باقی تھے۔ ایک محلول کو پیالے میں انڈیلنے کے بعد دوسرا محلول پیالے میں ڈالنے کے لیے چند سیکنڈ کا وقفہ ضروری تھا، اور یہی غلطی وارثک سے ہوئی تھی۔ اس نے وقفہ دیے بغیر دونوں محلول پیالے میں انڈیلے اور پھر اس حالت کو پہنچ گیا تھا۔ 1 سیکنڈ اور گزر گیا۔ ابھی 4 سیکنڈ باقی تھے۔ اس نے محلول کی آخری بوتل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ 4 سیکنڈ اسے 4 صدی کے برابر لگ رہے تھے۔ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی جیسے ہانپتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، صحرا میں بھٹکنے والے اس مسافر کی طرح جو بھوک پیاس سے نڈھال ہوا اور تپتی ریت میں سینے کے بل آگے کی جانب رینگ رہا ہو۔ بالآخر 4 سیکنڈ بھی گزر گئے۔ ونڈ فورڈ نے پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی بوتل کا محلول پیالے میں انڈیل دیا۔ 1 ثانیے کی تاخیر بھی مہلک ثابت ہو سکتی تھی، وارثک کے ساتھ ہی خود اس کے حلق میں بھی۔ جو ہی محلول کا آخری قطرہ پیالے میں پہنچا، محلول ابلنے لگا۔ اس میں نیلے رنگ کے بلبلے نمودار ہو گئے۔ ونڈ فورڈ کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ اس کی زندگی کا دار و مدار اس عمل کی کامیابی پر تھا۔ ناکامی کی صورت میں وہ اس کے تصور سے بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے کی قمیض پسینے میں بھیگ کر اس کی جلد سے چپک گئی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا۔ سیاہ مدم ہیولا اپنا بھیانک منہ پھاڑے اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ایک دم ہی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ اچانک پیالے میں موجود بلبلے پھٹے۔ ایک تیز چمکدار شعلہ محلول میں سے نکلا اور چھت سے جا ٹکرایا۔ کمرے میں دھماکوں کی آواز گونج اٹھی۔ یہ بلبلوں کے پھٹنے کی آوازیں تھیں۔ پھر محلول میں سے دھوئیں کا ایک چکراتا ہوا مرگولا نکلا، اور پلک جھپکتے میں اس نے کمرے کی ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ دھوئیں کا حجم دم بدم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ونڈ فورڈ نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا چاہا، لیکن دبیز دھند میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب دھواں اور بھی گہرا ہو گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے پھیپھڑے آکسیجن کی کمی کا شکار ہو گئے تھے۔ کوشش کے باوجود اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر چیز دھندلا سی گئی تھی۔ تاہم وہ لڑکھڑاتا ہوا اندازے سے کھڑکی کے نزدیک پہنچا اور دھکا دے کر اسے کھول دیا تاکہ کھلی ہوئی ہوا میں سانس لے سکے۔ اس نے کھڑکی سے سر باہر نکال لیا اور طویل سانس لے کر تازہ ہوا پھیپھڑوں میں بھرنے لگا۔ تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اس کے رخساروں سے ٹکرائے تو ونڈ فورڈ کے جسم میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنائی دی
और फिर कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उसके साथ ही कमरे में फैला धुआं भी यकायक ही गायब हो गया। वंडरफोर्ड ने छत की तरफ देखा। स्याह मदम ह्योला गायब हो चुका था। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। उसका अमल कामयाब हो चुका था। आह! कराहने की हल्की सी आवाज उसके कानों में आई। वंडरफोर्ड चौंक पड़ा। उसने मुड़कर वारसक की तरफ देखा। कराहने की ये आवाज उसी के हलक से निकली थी। उसकी पलकें खफीफ अंदाज में लर्जीं, फिर उसने आंखें खोल दी। वंडरफोर्ड उसके करीब चला गया। उसने देखा कि वारसक की नजरें खिड़की पर जमी हुई थीं, खौफजदा और वहशतज़दा अंदाज में। उसने वारसक की नजरों का ताक़ुब किया तो उसे भी वो शय नजर आ गई जो वारसक को खौफजदा और मुतहविश कर गई थी। एक बड़ा स्याह पहाड़ी कौवा खिड़की की चौखट पर बैठा, अपने पर फैलाए नफरत भरी नजरों से वंडरफोर्ड को देख रहा था। वंडरफोर्ड ने उसे पहचान लिया। ये वही पहाड़ी कौवा था जो जरा देर पहले उस पर हमला आवर हुआ था, लेकिन फिर चकराता हुआ कमरे से निकल गया। उसकी आंखों में वंडरफोर्ड के लिए नफरत और हकारत का अलाव दहक रहा था। वंडरफोर्ड उसे देख ही रहा था कि पहाड़ी कौवे ने खौफनाक अंदाज में पर फड़फड़ाए और वंडरफोर्ड की तरफ लपका। उसके हलक से बेमैनी चीखें निकल रही थी। वंडरफोर्ड ने हाथ बढ़ाया और वारसक के बिस्तर के सरहाने पड़ी बंदूक उठा ली। पहाड़ी कौवे ने जो ही बंदूक उसके हाथ में देखी, वो उस पर झपट पड़ने की बजाय खिड़की के रास्ते कमरे में से निकल गया। वो नाकामी से बिलबलाकर करीह आवाज में चीख रहा था और फिजा में मंडला रहा था। वंडरफोर्ड खिड़की की तरफ लपका। उसने उड़ते हुए पहाड़ी कौवे का निशाना लिया और लिबलबी दबा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही पहाड़ी कौवा चीखता हुआ हवा में कलाबाजियां खाता हुआ जंगल में जा गिरा। वंडरफोर्ड उसे गिरता देखकर मुस्कुराया, फिर फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। उसने वो जगह जहन में रख ली थी जहां कौवा गिरा था। वो बलूत का एक ऊंचा दरख्त था जिसकी घनी शाखें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। वह बलूत के दरख्त के पास पहुंचा तो ठठक गया। कौवे की लाश की जगह वहां एक इंसानी जिस्म मुर्दा हालत में पड़ा था। गोली उसके सीने को तोड़ती हुई दिल में उतर गई थी। वो मुड़ी तुड़ी हालत में बेहिसो हरकत ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। उसको हैरत थी कि वो कौवा कहाँ चला गया और ये इंसानी लाश कहाँ से आ गई। उसने लाश का चेहरा देखने के लिए उसे पलटा। जैसे ही लाश का चेहरा उसके सामने आया, वो ठठक कर पीछे हट गया। उसके चेहरे के नकूश हैरत की ज्यादती के सबब बिगड़ गए थे। उस लाश का चेहरा देखकर शदीद उसे हैरत का झटका लगा था। ये कार्ल का मुर्दा जिस्म था, वही बूढ़ा कार्ल जो वारसक का मुलाजम था और बकौले वारसक के उस पर आसेब का कोई असर ना होता था। उसे देखते ही वंडरफोर्ड दहशतज़दा होकर पीछे हट गया। उसका दिल सीने से उछलकर हलक में आ गया था। उसकी नजरें कार्ल के दोनों हाथों पर जमी हुई थी और उसके दोनों हाथों की तीसरी उंगलियां गैर मामूली तौर पर बड़ी थीं। उसके देखते ही देखते कार्ल की खोपड़ी सिकुड़कर छोटी हो गई, बाल झड़ गए, चेहरा मसक हो गया और कटे फटे स्याह होंठों से पीले दांत झांकने लगे। तो गोया कार्ल उसी खातून हाउसकीपर का बेटा था जिसने वारसक के बाप के चचा को बद्दुआ दी थी। वो बड़बड़ाया और मजीद पीछे हट गया। उसके नथनों में तेज नागवार सी बो घुस गई थी। उसने चौंक कर कार्ल के मुर्दा जिस्म की तरफ देखा। उसका गोश्त हड्डियों से अलग होकर नीले सियाल में तब्दील होता जा रहा था। ये नागवार बू उसी सियाल में से उठ रही थी और फिर उसके देखते ही देखते
वो नीला सियाल बादा भाप बनकर फिजा में उड़ गया। अब वहां सिर्फ एक खोपड़ी और गोश्त से महरूम हड्डियों का ढांचा रह गया था। वनफोर्ड ने एक तवील सांस ली, बंदूक शाने पर लटकाई और मुजमल अंदाज में वारसक के मकान की जानब बढ़ गया। उसके कदम सुस्त रफ्तारी से उठ रहे थे, यूं जैसे उनमें जान ही ना रही हो। वारसक उस इमारत के मरकजी दरवाजे पर ही खड़ा मिल गया था। वो अब बिल्कुल ठीक ठाक और मसरूर नजर आ रहा था। जिंदगी के तमाम तर रंग उसके चेहरे पर धनक बनकर उतर आए थे। लगता ही ना था कि कुछ देर पहले वो मौत से हमकिनार था। वनफोर्ड का दिल चाहा कि उसे सारी हकीकत से आगाह कर दे, लेकिन फिर उसने अपना ये इरादा बदल दिया। वारसक का उस हकीकत से ला इल्म रहना ही बेहतर था। मुमकिन था वो आगाही का ये अजाब ना झील पाता और दोबारा बीमार पड़ जाता। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।